अगर आपका पेपर 2 में टारगेट है 80 प्लस MCQs का, तो डेली वीडियो PDF नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए। कई बार कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक के पास जो हम्पी है, हम्पी के पास ही विजयनगर साम्राज्य है। यानी कि कर्नाटक में क्या है? हम्पी। हम्पी के साथ ही विजयनगर साम्राज्य है, जो कि अब खंडर बन चुका है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी 1 और 2, उसमें जो आपको सेट दिखाया गया है वहाँ पे, बाहुबली मूवी में जो सेट दिखाया गया ना, सेम वैसा ही सेट, सेम वैसे ही भव्यता आपको विजयनगर साम्राज्य में मिलेगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है कर्नाटका में, विजयनगर साम्राज्य। तो सेम वैसा ही जैसे फिल्म में दिखाया है, तो सेम वैसा ही ये तकरीबन साम्राज्य है, वैसे ही शिल्पकारी वहाँ पे है। तो इस अद्भुत राज्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नाम से पता चलता है विजयनगर, यानी कि विजयनगर का मतलब है जीत का साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटक में हम्पी के पास एक अलग खंडर बना हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल ये 1324 से 1351 तक था। के अंतिम समय में जब अधिकांश स्थानों पर अव्यवस्था फैली और उनके प्रदेशों के शासकों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए, यहाँ पे क्या था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनके शासनकाल में आप देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास का सबसे मूर्ख राजा कहा गया है। सबसे मूर्ख राजा की उपाधि दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि उसके जो निर्णय थे, उसकी जो नीतियाँ थी, बहुत गलत हो गई थी, जिसके कारण क्या था कि उस टाइम पे उनका जो साम्राज्य था, उनका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इनका जो शासनकाल था, उसका जो अंतिम समय था, देखिए वो उसका जो वहाँ पे अव्यवस्था फैल गई, तो अन्य प्रदेश जहाँ पे उनका देखिए शासन था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो अन्य शासक थे जो उनके अधीन थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनकी उनकी नीतियाँ ऐसी थी कि वो उनके कंट्रोल में रह नहीं पाए। तो दक्षिण के हिंदू भी इससे लाभ उठाने से चूके नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ। देखिए, हम तो पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, इनकी प्राचीन इतिहास, लेकिन विजयनगर साम्राज्य को मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू साम्राज्य कहा गया है। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बताइए कि मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू साम्राज्य किसे कहा गया है? तो है विजयनगर साम्राज्य। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो आप देखें कि जहाँ पे दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी नीतियाँ जी जो गलत हो गई, तो इसका लाभ उठाया जहाँ पे दक्षिण के हिंदुओं ने भी। तो उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में 5 भाइयों, जिसमें देखिए 5 भाई थे, हरिहर, कंपा प्रथम, बुक्का प्रथम, मरप्पा और मदुप्पा के परिवार के 2 सदस्यों हरिहर बुक्का के नेतृत्व में की। यानी कि देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? वो थे हरिहर और बुक्का। लेकिन वो कौन थे? उनके 5 परिवार में 5 सदस्य थे, जिनके आप नाम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके पहले जो थे वो राजा थे बुक्का थे। ठीक है, तो आप देखेंगे जो तेनाली रामा, जिनकी आप बात करते हैं तेनाली रामा की, वो भी इन्हीं के दरबार में थे। जब इनके राजा आते हैं कृष्णदेव राव, ठीक है, जो इनके राजा आते हैं कृष्णदेव, तो उनके दरबार में तेनाली रामा आते हैं। तो आपको मैंने ओवरव्यू फैक्ट बताया, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की बात करें यहाँ पे, अनेक शिलालेखों के अनुसार हरिहर और बुक्का याद परिवार की एक किसी चंद्रवंशी संगम के पुत्र थे। ये दोनों भाई वारंगल राज्य के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय की सेवा में थे। आप देखिए यहाँ पे क्या था, ये वारंगल राज्य के जो शासक थे प्रताप रुद्र ये द्वितीय, और उनके अंडर थे ये। तो जब गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल को 1323 ईस्वी में जीत लिया, तो वे काम्पाली चले आए। मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध उनके चचेरे भाई बहाउद्दीन गुशरफ ने 1325 मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध उसके चचेरे भाई बहाउद्दीन गुशरफ ने 1325 में कर्नाटक में सागर नामक स्थान पर विद्रोह किया और सुल्तान ने स्वयं जाकर उसके विरुद्ध को दबाया। यानी कि यहाँ पे ये बात आती है कि जो दिल्ली का सुल्तान था, उसके अंडर थे जो वारंगल का जो राज्य था, उसके जो शासक थे प्रताप रुद्र द्वितीय, वो किसके अंडर थे? वो थे दिल्ली का जो राजा था उसके अंडर थे। ठीक है, तो यानी कि उस टाइम कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। जब गयासुद्दीन तुगलक ने
जब वरंगल राज्य को जीता तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका राजा उसके अंडर चला जाएगा। और प्रताप रुद्र जो दिल्ली के राजा के अंडर था, उसके अंडर कौन थे? यहाँ पे दोनों भाई विजयनगर जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि विजयनगर की स्थापना करने वाले प्रताप रुद्र द्वितीय के अंडर थे, और प्रताप रुद्र द्वितीय किसके अंडर हो गए? तुगलक वंश के। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसने कर्नाटक में स्थित कंपाली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। आप देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने फिर क्या किया कि कर्नाटक में जो यहाँ पे कंपाली, जहाँ पे कौन चले गए थे, जहाँ पे देखिए कि जो हरिहर और बुक्का जो चले गए थे, तो उनके स्थान को उन्होंने जीत लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक जिन 6 अधिकारियों को कंपाली से बंदी बनाकर दिल्ली लाया था, उनमें ये दोनों भाई भी थे। यानी कि देखिए कि जो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, जो कंपाली चले गए थे, जो वरंगल राज्य के शासक के अधीन थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ पर हमला किया कंपाली पे, तो वहाँ के जो 6 अधिकारी थे उनको बंदी बना लिया गया। इनमें से देखिए 2 भाई भी थे, संभवतः उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने जो इस्लाम स्वीकार किया होगा या ज़बरदस्ती उनसे करवा दिया होगा, और वे सुल्तान के कृपा पात्र बन गए। यानी कि देखिए, वो पहले किसके अंडर थे? प्रताप रुद्र द्वितीय के, लेकिन बाद में वो दिल्ली के शासक के अधीन हो गए। मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध 1327-28 ईस्वी में दक्षिण राज्यों में विद्रोह की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिनमें देखिए बीदर है, दौलताबाद है, गुलबर्गा है, मुद्रा है, तेलंगाना है और कंपाली है। यानी कि देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक का जब उनकी नीतियाँ गलत पड़ने लग गई, तो बाकी राज्य भी उससे दूर जाते हुए मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को दक्षिण के कंपाली प्रांत में भेजा, ताकि वे विद्रोही हिंदुओं को कुचलकर वहाँ से सूबेदार मलिक मोहम्मद से शासन अपने हाथों में ले ले। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर रहे हैं कि जिनको वहाँ से बंदी बना के लेके आए थे, वहीं पे उनको जाके भेज रहा है कि ताकि जो उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है उसको वो दबा ले। इन दोनों के दक्षिण जाने के बाद सचमुच वहाँ क्या हुआ, ये मुस्लिम इतिहासकारों और हिंदू परंपरागत कथाओं के परस्पर विरोधी वर्णनों के कारण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यानी कि जब दिल्ली के शासक इन दोनों भाइयों को उनके साम्राज्य में वापस भेजते हैं, यानी कि कंपाली में द्वारा भेजते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये अभी तक किसी को मालूम स्पष्ट रूप से नहीं हुआ। यह मुस्लिम इतिहासकारों और ये तो हो गया। फिर भी एक बात पर दोनों स्रोत सहमत हैं कि इन दोनों भाइयों ने इस्लाम को शीघ्र ही तिलांजलि दे दी और स्वतंत्र विजयनगर नगर साम्राज्य की स्थापना की। आप देखिए कि जब राजा ने इनको भेज दिया इनके प्रदेश में वापस, तो वहाँ पे जाके इन्होंने फिर हिंदू धर्म को स्वीकारा और इस्लाम धर्म को नकार दिया। क्योंकि देखिए, जब तक राजा के अंडर है तब तक उनको मानना पड़ा उनके धर्म को। जब वो वहाँ से निकल गए तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके उसी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया जहाँ से वो आए थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उन्होंने अपने पिता विजय के नाम को अमर करने के लिए कंपाली के विधारण्य नामक संत के प्रभाव में आकर इस राज्य की नींव रखी और मोहम्मद तुगलक से स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे कि विजयनगर का जो नाम है वो कहाँ से पड़ा। जो हरिहर और बुक्का जो भाई हैं, इनके जो पिता है, इनका नाम विजय था, तो इन्होंने अपने पिता के नाम को अमर करने के लिए इस नगर का नाम रख दिया विजयनगर साम्राज्य, जो आज कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। मैंने आपको बताया ना शुरू में, कर्नाटक में जो हम्पी है, ठीक है, हम्पी के पास, ठीक है, हम्पी के मंदिर जो बहुत मशहूर है, रथ टेम्पल है वहाँ पे हम्पी में। ठीक है। तो वहाँ पे साइड में विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, जो कर्नाटक में है। तो देखिए, दोनों भाइयों ने यहाँ पे इसकी नींव रख दी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से स्वतंत्र हो गए। आप देखें, इनके आगे जाके काफ़ी राजा हुए, जैसे कृष्णदेव राय हैं, जिनके टाइम पे तेनाली रामा भी थे। तो यह मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट देखिए, 4 राजवंश। देखिए, इस राज्य में 1336 से लेकर 1565 ईस्वी तक 4 राजवंश हो, जिसमें देखिए 4 राजवंश आए इस विजयनगर साम्राज्य में इन सालों में। संगम वंश आया 1336 से 1485 ईस्वी तक। सालू वंश आया 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुल्लभ वंश आया 1491 से 1570 तक। और अडविडु वंश आया 1542 से 1646 ईस्वी तक। तो ने शासन किया।
इनमें से प्रथम दो राजवंश जिनमें संगम और सलुम्ब है संयुक्त महमनी साम्राज्य के समकालीन थे। आप देखिए जो महमनी किंगडम है, जो महमनी साम्राज्य, उनके ये समकालीन थे। जबकि तृतीय राजवंश यानी कि तुगलक महमनी राज्य के विघटन के बाद बनी 5 मुस्लिम रियासतों जिसमें बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा का समकालीन था। देखिए यहाँ पे क्या है, बीदर, बरार, बीजापुर, जो अहमदनगर, गोलकुंडा है, ये आपस में क्या थे, ये लड़ते रहते थे। यहाँ पे जो बहमनी साम्राज्य था पहले इकट्ठा राज्य था, लेकिन बाद में वो इन 5 भाइयों में बट गया था। अब देखें यहाँ पे क्या किया कि मुसलमानों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, मुसलमानों ने यहाँ पे कब्जा किया। जब यहाँ पे कब्जा हो गया तो इन्होंने इनका विघटन कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बात है कि वकाटक था कहाँ पे, ये था डेक्कन में। डेक्कन यानी कि जहाँ से साउथ इंडिया स्टार्ट होता है, यानी कि दक्षिण भारत जहाँ से स्टार्ट होता है। राज्य पश्चिम में अरब सागर से पूर्वी छत्तीसगढ़ के कुछ भागों के साथ साथ उत्तर में मालवा और गुजरात के दक्षिणी किनारों से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक विस्तृत हो गया था। वकाटक डेक्कन में सतवाहन के उत्तराधिकारी थे और उत्तर भारत में गुप्तों के समकालीन थे। तो यानी कि यहाँ पे सिंपल सा कहने का ये मतलब है, जो वकाटक थे वो कौन थे, वो डेक्कन में सतवाहन के उत्तराधिकारी थे। आपको पता है कि जो सतवाहन वंश था, जो हमने पढ़ा था, वो जिन्हें आंध्र भी कहा जाता था, उनका आंध्र प्रदेश पर राज था। यानी कि जहाँ पे आज आंध्र प्रदेश है वहाँ पे किनका राज था, सतवाहन का। और वकाटक क्या थे, ये डेक्कन में सातवाहन के उत्तराधिकारी थे। यानी कि अगर हम बात करें सातवाहन वंश की, यानी कि जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद वहाँ पे कौन आया, वकाटक साम्राज्य आया। ठीक है, इसकी वजह से ये उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी कि सतवाहन के बाद वकाटक साम्राज्य डेक्कन में आ गया। तो उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे गुप्त जो साम्राज्य था उसके समकालीन थे। तो राजवंश का संस्थापक देखिए विद्याक्ती था, जिसका नाम विंध्या देवी से लिया गया था, जिसके नाम पर बाद में पहाड़ नामित हुआ। यानी कि जो राजवंश है का जो संस्थापक, ठीक है, इसका जो संस्थापक कौन था, विद्याक्ती था। ठीक है, यानी कि वकाटक साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी, विद्याक्ती ने की थी। ये 250 ईस्वी ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व तक रहे थे, यानी कि 250 ईसा पूर्व से 270 ईसा पूर्व रहे थे। इनका नाम देखिए कहाँ से लिया है, ये नाम लिया है विंध्य देवी से लिया गया है। अब इनके नाम के से क्या है, पहाड़ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कौन से राजा हैं जिनके नाम से एक पहाड़ भी है, तो वो है वकाटक के राजा विद्याक्ती। ठीक है, तो अब हम बात करें चालुक्य। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आप देखेंगे कि छोटे छोटे मैं आपको 2-3 लाइन में ही यानी कि ये ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं एग्ज़ाम में। तो जिसकी इंपॉर्टेंस जितनी रहेगी मैं उतना लंबा आपको लेक्चर यहाँ पे कराऊंगा। आपने देखा होगा पिछले मैंने लेक्चर काफ़ी जो लंबे करवाए हैं। अब जिनकी इंपॉर्टेंस कम है तो उनको मैं इसमें ही करवाऊँगा। ठीक है, तो ताकि एग्ज़ाम में आपको पता चल सके आपको कितना स्कोर करना है। तो इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें देता रहूँगा। चालुक्य की बात करें, देखिए चालुक्य ने राय चूरद्वाब पर शासन किया था, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ऐहोल चालुक्य की पहली राजधानी होने के साथ साथ व्यापार का केंद्र थी, जिसे बाद में इसके चारों ओर मंदिरों की संख्या ज़्यादा होने से धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्य की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई। बादामी को वतापी के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि जो चालुक्य की राजधानी थी वो बादामी जो थी वो किस राजा ने की थी, वो थे पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो देखिए बादामी को वतापी के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए इनकी जो पहली राजधानी कौन सी, ऐहोल में क्या है, इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे क्या है कि चालुक्य के बारे में लिखा गया है। यानी कि ऐहोल में क्या है, इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे किसके बारे में लिखा है, चालुक्य के बारे में। ठीक है, ये राजधानी तो था, साथ में क्या था, व्यापार का केंद्र भी था। अब इसका क्या था कि चारों ओर मंदिर ही मंदिर थे। तो मंदिर होने के क्या कारण हुआ, यहाँ पे धार्मिक केंद्र बन गया। यानी कि ये धार्मिक केंद्र बन गया, यानी कि पहले राजधानी था, बाद में मंदिर बनाए गए चारों तरफ। ठीक है, फिर ये धार्मिक केंद्र बन गया। अब हम बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में, यानी कि ये वो छोटे छोटे राज्य जो गुप्ता वंश के बाद आए थे। पल्लव वंश में देखिए इस राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम देखिए आजकल साड़ी जो है, साड़ी की फॉर्म में बहुत मशहूर है। ठीक है, तो राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम, और जो कावेरी डेल्टा चारों ओर फैली हुई थी। पल्लवों ने सातवाहन के पतन के बाद
दक्षिण भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया था। तत्पश्चात वे आंध्रा और वहाँ से कांची चले गए, जहाँ उन्हें शक्तिशाली पल्लव साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, आप देखेंगे सतवाहन के बाद कौन आए थे? वकाटक के बाद देखिए कि फिर यहाँ पे पल्लव आ गए। ठीक है, तो देखिए कि पहले तो ये कावेरी, पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। ठीक है, तो अब इन्होंने देखे कांची जो एक जगह है वहाँ पे जाके जब ये चलेगी, शिफ्ट हो गए वहाँ से। ठीक है, तो फिर इन्होंने वहाँ पे अपने राज्य की स्थापना की। इनका राज्य था बहुत शक्तिशाली था। देखिए पल्लव की उत्पत्ति कैसे होती है, देखिए जानते हैं। पल्लवों की उत्पत्ति के संबंध में कई विवाद रहे हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं। संभवतः वे यूनानी पार्थियन के वंशज थे जो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत आए थे। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जो पार्थियन थे ये उनके वंशज थे। ठीक है, तो जो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत आए थे। ऐसा माना जाता है कि जो पल्लव थे वो सिकंदर के बाद इंडिया में आए थे। तो ये भी माना जाता है, देखिए वे एक स्थानीय आदिवासी कबीले के थे जिन्होंने तोंडे नाडु या लता भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि नहीं ये सिकंदर के नहीं थे, बाद नहीं आए थे, ये यहाँ पे आदिवासी कबीला था। तो कुछ ऐसा मानते वे चोल नागों के विवाह से उत्पन्न थे। तो ऐसे मानते हैं कि जैसे चोल राजा थे, जो नाग राजा थे, उनके जो वैवाहिक संबंध थे, ये मानते हैं कि शायद ये उनके जो शादी हुई थी उनसे जो संतान थी वो पल्लव शायद वहाँ से आए हैं। तो ये ऐसे मानते हैं। वे उत्तर के रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी राजधानी कांची थी। तो ऐसे मानते हैं ये उत्तर के रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। तो आप देख सकते हैं कि हर एक का अलग अलग मत है। ठीक है, तो इसमें कई विवाद रहे हैं, ऐसा पता ही नहीं है कहाँ से आए थे। ये है कि पल्लव जो राज था वो वाकई में ही उन्होंने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। अब एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे पल्लव राजवंश के महत्वपूर्ण शासक के बारे में। देखिए पहले हैं श्री विष्णु। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। श्री विष्णु ने चोलों के क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था और बाद में सिलोन सहित अन्य दक्षिण क्षेत्र पर राज किया। तो यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे सिलोन जो शब्द आया है इसका मतलब है श्रीलंका। श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था, आज उसे कहते हैं श्रीलंका। ठीक है, देखिए पल्लव वंश की शुरुआत किसने की थी? श्री विष्णु ने। ठीक है, श्री विष्णु ने शुरुआत की थी। अब इसने क्या किया था? श्री विष्णु ने क्या किया था, जहाँ पे चोल जो राजवंश का, जहाँ पे देखिए चोलों का जहाँ पे राज था, वहाँ पे इसने उस राज को जीत के अपना कब्जा कर लिया। फिर है महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। आप देखिए कि जो पुलकेशिन जो थे, ठीक है, पुलकेशिन जो थे उन्होंने हमने पढ़ा ना ऊपर पुलकेशिन के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए जो चालुक्य जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो बात की थी पुलकेशिन के बारे में। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पुलकेशिन 2 के बारे में। यानी कि पल्लव वंश के जो राजा हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, उनका युद्ध हुआ था चालुक्य के राजा के साथ, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया, महेंद्र वर्मन वन को। सेंट अपर और विद्वान भारवी द्वारा उसका संरक्षण किया गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक व्यंग्य नाटक मत विलास प्रसन्न की रचना की थी। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि मत विलास प्रसन्न, इसके रचनाकार कौन है? वो है महेंद्र वर्मन वन। आप देख सकते हैं, चाहे मैं लेक्चर छोटा बना रहा हूँ लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट नरसिम्हा वर्मन वन या नरसिंह वर्मन प्रथम। वे पुलकेशिन द्वितीय पर अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध था। आप देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने जहाँ पे महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, अब जो महेंद्र वर्मन के बाद आ रहे नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। तो इसके लिए प्रसिद्ध हुए, जिसने पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इन्होंने क्या किया, यानी कि चालुक्य का राजा जो पहले हार चुका था, सॉरी यहाँ पे देखिए कि जो पल्लव वंश का जो राजा था पहले चालुक्य से हार चुका था, लेकिन अब बाजी पलटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, नरसिम्हा वर्मन यानी कि पल्लव वंश के जो राजा हैं उन्होंने राज किया। ठीक है, चालुक्य के ऊपर। उसने वातापिकोड
यानी कि वतापी कोड का यहाँ पे क्या मतलब है, वतापी को पराजित करने वाला की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आ सकता बताइए कि वतापी कौन कैसे उपाधि मिली थी या कैसे कहा जाता था, वो थे नरसिंह वर्मन वन या प्रथम। बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम ने चोल चेर पांड्य को भी पराजित किया। ठीक है, तो इन्होंने इसको भी पराजित किया। देखिए पहले चालुक्य को हराया, फिर चोल चेर पांड्य को हराया। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल के दौरान ही कांचीपुरम का दौरा किया था। नरसिंह वर्मन वन ने महाबलीपुरम शहर और प्रसिद्ध शैलकृत विशालकाय मंदिरों की स्थापना की। 2 अभियानों के लिए उसने नौसेना को सिलोन भेजा। देखिए सिलोन का मतलब श्रीलंका है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए महाबलीपुरम जिसे ममालापुरम कहते हैं और शैलकृत विशालकाय यानी कि एकल पत्थर की एक ही पत्थर से बना मकबरा, इसके मंदिर की स्थापना की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन द्वितीय। देखिए विक्रमादित्य प्रथम ने उसकी हत्या कर दी। अन्य पल्लव राजाओं में देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंपल एक ही लाइन है कि विक्रमादित्य जो प्रथम था उसने इनकी हत्या कर दी। तो अन्य पल्लव वंश इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, फिर भी उनका हम नाम देख लेते हैं। परमेश्वर, देखिए यहाँ पे थे अन्य पल्लव राजाओं में परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय शामिल थे, यानी कि ये इनके नाम थे। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा यहाँ पे पुकाटक के बारे में, चालुक्य के बारे में और यहाँ पे हमने पढ़ा पल्लव वंश के बारे में।